हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे जितने भी हमारा जो भी आज का इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर रहा है उसके बारे में। ठीक है, सभी को मैंने टॉपिक वाइज डिटेल से एक्सप्लेन करके लिखा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मरीना तबसुम लिस्बन, क्या नाम है इनका? मरीना तबसुम लिस्बन। इनको बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली ये पहली क्या बन गई हैं? दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इनका नाम है मरीना तबसुम लिस्बन। इनको अवार्ड मिला है मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और ऐसा करने वाली क्या बनी है? दक्षिण एशियाई महिला बनी है। जूरी ने क्या किया है? स्थानीय समुदाय के साथ में, मतलब वहाँ पर जो जूरी थी उन्होंने इनकी तारीफ की है क्योंकि ये क्या करती हैं? स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, जिसका दुनिया भर में क्या पड़ा? एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो जलवायु संकट को क्या देती हैं? चुनौती देती हैं। ये समसामयिक घटनाओं को लेकर लिखती हैं। और ये क्या है? प्रसिद्ध बांग्लादेश की वास्तुकार भी हैं, वास्तुशिल्प है, डिजाइन करती हैं, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को गहराई से समाहित करती हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख कार्यों में से ढाका बांग्लादेश में क्या बना हुआ है? ढाका में बैत उर रौफ मस्जिद है जो बांग्लादेश की है, वो इन्हीं की कलाकृतियों में शामिल है। इन्होंने कॉक्स बाजार के पास उखिया में शरणार्थी शिविर में बांस के घर भी डिजाइन किए हैं। तो वहाँ पर क्या है? कैंप बने हुए हैं, शरणार्थी कैंप हैं, तो उनको भी क्या किया? इन्होंने डिजाइन किया है। इन्हें पुरस्कार के रूप में पुर्तगाल के लिस्बन में 29 सितंबर से शुरू होने वाले लिस्बन ट्राइनेले के दौरान पुर्तगाली पुरस्कार और एक मूल कलाकृति भी इन्हें दी जाएगी। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? मरीना तबसुम लिस्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शशि थरूर है। इन्हें तो आप सभी जानते होंगे शशि थरूर को, अगर नहीं जानते तो गूगल पर जाकर इनकी फ़ोटो सर्च कर लेना। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता लग जाएगा। शशि थरूर को क्या मिलेगा? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाएगा फ्रांस का, उसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। नाम क्या है इनका? शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। ठीक है, ये क्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यानी कि सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और उनके टाइम में ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और केरल के तिरुवनंतपुरम से क्या है? अभी एमपी बने हुए हैं। फ्रांस सरकार ने इन्हें उनके लेखन और जो भाषण है उनके लिए सम्मानित कर रही है। जो सरकार कहाँ की? फ्रांस की। 2010 में थरूर को स्पेन की सरकार से भी क्या मिला था? सम्मान मिला था। स्पेन के राजा ने इन्हें इनकमेडा डी ला रियल ऑर्डर एस्पेनोला डी कार्लोस से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये नाम भी इन्हीं के जैसे होंगे, स्पेन जैसे। हमारे इंडियन नेम्स तो है नहीं है, बस आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। क्या मिला था इन्हें? इनक राजा ने इन्हें सम्मानित किया था और इन्हें पुरस्कार मिला था इनकमेडा डी रियल ऑर्डर एस्पेनोला डी कार्लोस सम्मान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना से संबंधित है। ये अभी हाल ही में क्या हुआ है? अटल पेंशन योजना जो थी उसके नियमों में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पात्रता में के बदलाव 10 अक्टूबर 2022 से क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। इसमें अक्टूबर 2022 से कोई भी इनकम टैक्स पे, मतलब जहाँ यहाँ पर क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स पेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स देते हैं, जो प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने का भागीदार नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था? जो इनकम टैक्स पेयर थे वो इसमें शामिल थे, परंतु अब 10 अक्टूबर 2022 से चेंज किया गया है कि जो इनकम टैक्स देता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। 4 जून तक 5.33 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, सदस्यता ली है इसकी। अटल पेंशन योजना क्या है? ये कब लॉन्च की गई थी? सबसे पहले 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जिस तरीके से मजदूर वर्ग हो गया, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ठीक है, तो इसमें काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद सहायता के लिए शुरू की गई थी, यानी कि एक तरीके की पेंशन थी ये। तो एवीपी यानी कि अटल पेंशन योजना को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 प्रति माह पेंशन की न्यूनतम गारंटी क्या हो जाएगी? प्राप्त होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 12 अगस्त को क्या स्टार्ट किया है? स्माइल 75 की शुरुआत की है। तो अब ये स्माइल 75 जो है ये क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता शुरू किया, और इसे क्या नाम दिया है? स्माइल 75 से आपको ये पता लग रहा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा कौन सा है? 75 वाला है, तो इसीलिए इसके नाम में क्या ऐड कर दिया है? स्माइल 75। और इसके तहत जो लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें क्या नहीं मिलते? रहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो उन सब लोगों के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। मतलब
यहाँ पर स्माइल 75 के तहत 75 नगर निगम, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों के सहयोग से भीख मांगने में लगे लोगों के लिए व्यापक कल्याणकारी कार्यों को लागू करेगी। ठीक है, जो भी लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास खाने के लिए मतलब खाना नहीं है, तो उन सब लोगों के लिए ये योजना चालू की गई है। स्माइल परियोजना के लिए 2025 से 26 तक का कुल बजट जो रहेगा वो 100 करोड़ का रहेगा। स्माइल 75 का उद्देश्य शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्र के को क्या करना है, भिखारियों से मुक्त कर देना है। भिखारियों के लिए क्या शुरू किया जाएगा, पुनर्वास योजना भी बनाई जाएगी। स्माइल ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए क्या करेगी, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत करेगी। क्योंकि आप देखते होंगे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो भी मतलब पैसे मांगने का काम करते हैं, तो इसके लिए उन्हें भी क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा में 12 से 14 अगस्त तक अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब ये अगे वेब 3.0 क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसका जो आयोजन है अटल इंक्यूबेशन सेंटर में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और गर्ल्स स्क्रिप्ट द्वारा अगे 3.0 का सम्मेलन मतलब आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 100 से अधिक हैकथॉन टीम थी, 70 से अधिक स्पीकर से यानी कि बोलने वाले थे, और 600 से अधिक कौन भाग लेंगे इसमें, मतलब 600 से अधिक लोग इसमें शामिल रहेंगे। तो इस सेशन में अमेरिका स्थित वीटो रीवा बोला, इंडोनेशिया से तेगू के हरमांडा और इटली स्थित फ्रांसिस्को सियोला जैसे वैश्विक नव प्रवक्ता भाग लेंगे। तो मतलब ये लोग क्या है, इनके नाम है ये अमेरिका से और इंडोनेशिया से, इटली से, ये लोग क्या रहेंगे, इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, जो नव प्रवक्ता होंगे, बोलने वाले होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया अभी हाल ही में, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जिस प्रकार से हमारे SC हैं, ST हैं, है ना, तो उनको क्या किया है, पंचायत अधिकारों के विस्तार को उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर लागू किया है। पैसा एक्ट 2022 लागू करने की बात कही गई है। पैसा एक्ट जो होता है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित होता है, ग्राम पंचायतों से संबंधित होता है। ठीक है, ग्राम सभा की शक्तियों में इससे क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। उन्हें क्या मिलेगा, मतलब इससे उनका जो अस्तित्व है ना वो ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। उन्हें किसी के ऊपर इस चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मतलब काम के लिए, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पावर्स दे दी जाएंगी। ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय के 50% सदस्य होंगे, 50 में से 25% महिलाएं सदस्य होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा और ग्राम सभा की शक्ति बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय अधिनियम के तहत ये नियम बनाया गया है। और कहाँ कहाँ पर पैसा नियम जो है वो बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में पहले से ही क्या एक्ट लागू है, पैसा नियम लागू है। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार भी क्या लागू करने जा रही है, पैसा नियम। पैसा क्या है, मतलब पैसा है क्या, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उनके विस्तार से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित भाग 9 के प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के लिए पैसा एक्ट 1966 में एक एक्ट बनाया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के अधिकारों को क्या देता है, ये मान्यता देता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ लेते हैं। ये संसदीय पैनल से संबंधित है। इसमें क्या होगा, संरक्षता और बाल हिरासत पर बात कही गई है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए पैनल बनाया गया है। एक संसदीय स्थायी समिति ने अभिवक्ता और दत्तक ग्रहण कानूनों की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस प्रकार से बच्चे गोद लेने की बात होती है और यह बच्चों से संबंधित है, ये ऐसा लगा लीजिए। समिति ने HMGA हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 में संशोधन की बात कही है। ठीक है, समिति ने माता पिता दोनों को प्राकृतिक अभिभावक के रूप में सलूक करने का सुझाव दिया, यानी कि इन दोनों को ही प्राकृतिक अभिभावक होना चाहिए। पैनल ने कहा है कि वैवाहिक विवाद के मामले में अदालतों को दोनों, मतलब जिस प्रकार से माता और पिता दोनों को ही बराबर का अधिकार होना चाहिए, बच्चे के ऊपर मिलने का अधिकार बराबर होना चाहिए। पैनल में गोद लेने पर सिफारिश भी की गई है। समिति का कहना है कि किशोर न्याय एक्ट 2015 और हिंदू ग्रहण रखरखाव एक्ट के तहत इन दोनों को क्या किया है, मतलब तालमेल बिठाने की बात कही गई है। इसमें जो कानून होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस कानून में LGBT, जिस प्रकार से लेस्बियन, गे और ये ट्रांसजेंडर होते हैं, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय कानून के अनुसार हिंदू नाबालिग का अभिभावक पिता और बाद में माता होती है। ठीक है, सबसे पहले किसका अधिकार होता है, पिता का, और उसके बाद माता का। धार्मिक कानून के अनुसार क्या होता है, पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होगा तब तक वो अपनी माता के पास रहेगा और उसके बाद में वो बच्चा उसके पिता को दे दिया जाता है। ठीक है, तो यही सब इस चीज़ में क्या किया गया, चेंज किया गया और ऐसा कहा गया है कि मतलब
इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए, मतलब बच्चे को मिलने का, उसके पास रहने का, दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। ये नियम था, मतलब धार्मिक कानून के अनुसार जब बेटा 7 साल का और बेटी अडोलोसेंस एज में नहीं आ जाती तब तक माँ के पास रहती है और बाद में वो बच्चे पिता को दे दिए जाते हैं। दत्तक ग्रहण नियम 2017, LGBT जो है उसमें गोद लेने पर जो कोर्ट है वो क्या है, साइलेंट है। मतलब इस अधिनियम के तहत जो कोर्ट है वो क्या रहता है, साइलेंट है, ठीक है, इस एक्ट के तहत। और इसमें बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे ना तो हाँ करता है और ना ही इसके लिए मनाही की गई है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष के क्या कर दिया, डिजिटल हो जाएगी यहाँ पर अब सभी चीज़ें, और उसके लिए इसको जोड़ दिया गया आयुष मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। 3 साल की अवधि के लिए आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन के लिए आयुष मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या किए गए हैं, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या कर रहा है, उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है उनको अपनाने के लिए भी टेक्निक्स देगा। आयुष ग्रिड परियोजना की संकल्पना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई है और इससे क्या होगा, परिचालन क्षमता को बदलना, वितरण सेवा में सुधार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया और इसमें जो चिकित्सा प्रणाली होती है उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो आज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारी इसी प्रकार से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।